सभी भाइयों को राम राम जी। हमारी बातचीत दयानंद पांडे सर से लगातार जारी है। तो सर, हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे कि ये अमर सिंह का मुलायम सिंह के जीवन में कैसे प्रवेश हुआ, क्या था, क्या रोल रहा, और पूरे राजनीतिक जीवन में अमर सिंह की क्या भूमिका रही, समाजवादी पार्टी में क्या भूमिका रही, और अंत तक पिछले अंत के सालों में वो बताइए पूरा प्रकरण जरा हमारे दर्शकों को। और देखिए, थोड़ा फिर पीछे जाना पड़ेगा। सन 86 में वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे और मुलायम सिंह यादव और इटावा से एक और थे, बलराम सिंह यादव। बलराम सिंह यादव कांग्रेस में थे और अक्सर वो वीर बहादुर सिंह को परेशान करते थे कांग्रेस में। और जाहिर वो भी बाहुबली थे, बलराम सिंह यादव भी। और तो बलराम सिंह यादव को बैलेंस करने के लिए वीर बहादुर सिंह ने मुलायम सिंह को साधना शुरू किया और फिर अचानक बलराम सिंह और मुलायम सिंह को आमने सामने खड़ा कर देते थे। कई बार हुआ कि दिल्ली में वीर बहादुर सिंह गए होते थे और यूपी भवन में ठहरे होते थे और बलराम सिंह पहुंचाते थे। उसके पहले से ही जानते थे वीर बहादुर सिंह कि बलराम सिंह आएंगे और दुनिया भर के अनाप शनाप काम करवाएंगे, दस्तखत करवाएंगे और ले जाएंगे। तो अक्सर मुलायम सिंह यादव को उसी वक्त बुला देते थे। अब बलराम सिंह यादव मुलायम सिंह यादव के सामने कुछ कह नहीं पाते थे, दोनों के हित टकराते, चाहे दोनों इटावा के, तो दोनों के हित टकराते थे। तो यहां से शुरू हुआ और फिर वही हुआ कि उन दिनों अमर सिंह भी कांग्रेस में थे। आजमगढ़ के रहने वाले थे अमर सिंह भी ठाकुर, वीर बहादुर सिंह भी ठाकुर। तो अमर सिंह भी ठाकुरवाद के चलाते हुए वीर बहादुर सिंह के पास आते रहते थे। वहीं फिर मुलायम सिंह से भी इनका वास्ता हुआ वीर बहादुर सिंह के समय ही, और फिर चलते रहा। अच्छा, उस वक्त अमर सिंह उन दिनों कलकत्ता बेस थे, तब दिल्ली बेस नहीं थे, वो तब कलकत्ता बेस थे। और एक्चुअली क्या था, अमर सिंह के परिवार के लोग, उनके पिता भी कलकत्ते में किसी मारवाड़ी के यहाँ काम करते थे और फिर उस मारवाड़ी की लाइजनिंग करनी शुरू की अमर सिंह ने। और लाइजनिंग मतलब अमर सिंह पॉलिटिशियन थे नहीं, लाइजनर थे, जिसको कहते हैं कि पावर ब्रोकर, दल्ला, जो भी कहते हैं। तो जब मुलायम सिंह अच्छा पावर ब्रोकर थे अमर सिंह, तो मुलायम सिंह जब चीफ मिनिस्टर बने तो धीरे से उन्होंने मुलायम के यहाँ भी रास्ता खोल दिया, लेकिन तुरंत उनकी एंट्री नहीं हो पाई, क्योंकि मुलायम सिंह उन दिनों तमाम समाजवादियों से घिरे रहते थे, जैसे जनेश्वर मिश्र है, मधुकर दीघे है, कपिल देव है, तमाम सारे जो खाटी समाजवादी थे उनसे घिरे थे। तो वो लोग अमर सिंह को ज्यादा एंट्री दे नहीं पाते थे। लेकिन हुआ कि सुब्रत राय के मार्फत राज बब्बर की एंट्री। अच्छा, राज बब्बर भी पुराने समाजवादी हैं और वो सुब्रत राय के यहाँ आते जाते फिर धीरे धीरे मुलायम सिंह के यहाँ भी आने लगे। तो राज बब्बर चूंकि समाजवादी थे और सुब्रत राय चाहते थे, तो मुलायम सिंह के यहाँ एंट्री हो गई। फिर धीरे से अमर सिंह ने भी एंट्री ले ली। अमर सिंह का रोल मुलायम सिंह यादव के जीवन में बहुत जबरदस्त है। अमर सिंह ने उनको, चूंकि पावर ब्रोकर थे तमाम जगहों संबंध, अमर सिंह ने खुद को भी मजबूत किया, बहुत ज्यादा मजबूत किया अमर सिंह ने। अगर मुलायम सिंह के साथ जुड़े न होते अमर सिंह, तो अमर सिंह की का कोई नाम नहीं जानता, राजनीति में तो कम से कम नहीं ही जानता। एक समय था कि अमर सिंह बहुत बड़े पावर ब्रोकर बन गए और राजीव शुक्ला, जो हमारे कोलीग भी रहे हैं जनसत्ता अखबार दिल्ली में, एक बार इंडिया टुडे में एक स्टोरी छपी कि राजीव शुक्ला सबसे बड़े ब्रोकर हैं और पावर ब्रोकर अमर सिंह से भी बड़े पावर ब्रोकर हैं, इतने बड़े पावर ब्रोकर हैं। उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, तब वो स्टोरी इंडिया टुडे में आई थी और लिखा गया था इंडिया टुडे में कि राजू शुक्ला की इतनी ताकत है कि एक साथ एक टेबल पर वो अटल और सोनिया को भी बैठा सकते हैं, इतना पावर। और उनको अमर सिंह से बड़ा पावर ब्रोकर, और कवर स्टोरी थी, कोई छोटी मोटी 2-1 पन्ने की स्टोरी नहीं थी। संयोग था कि उस वक्त इंडिया टुडे में जनसत्ता से गए लोग ही ज्यादातर हिंदी में काम कर रहे थे, हिंदी इंडिया टुडे में।
तो राजीव शुक्ला उनके भी परिचित थे, हमारे राजीव शुक्ला के भी परिचित, हमारे हम लोग सब साथ काम किए थे। हमने 2-3 लोगों से पूछा फोन करके कि भैया राजीव शुक्ला नाराज नहीं हुआ ये पढ़ के, कैसे छप गई स्टोरी इतनी बड़ी, और राजीव शुक्ला हम लोग साथ काम कर चुका है और ये ऐसी बात। और 2-3 लोगों से पूछा तो अंत में एक बोले, थोड़े संकोची आदमी थे, पटना के थे, तो बोले एक बात बताऊं। हमने कहा क्या? वो कहा राजीव शुक्ला ने ही स्टोरी प्लांट कराई है। सोचिए, तो राजीव शुक्ला ने ही अपने को पावर ब्रोकर स्टेब्लिश करवाया था। तो हमने कहा इससे उसका क्या फायदा? तब उतनी अकल नहीं आ रही थी मेरे। वो कहा राजीव शुक्ला की दुकान अमर सिंह से बड़ी हो गई, ज्यादा लोग वहां पहुंचेंगे काम करवाने के लिए। सोचिए, ये स्थिति थी। नहीं, सच ये है कि अमर सिंह राजू के आगे राजीव शुक्ला कुछ नहीं है पावर ब्रोकरी के मामले में। है पावर ब्रोकर वो भी है, और तब तक ही थे जब तक राजीव गांधी थे। राजीव गांधी के समय राजीव शुक्ला का सिक्का चलता था, मतलब राजीव शुक्ला का नाम लेके कोई पहुंच जाए राजीव गांधी से काम करवा सकता था। जी नहीं, मैंने सुना राजीव गांधी के बाद भी ये प्रियंका गांधी तक उनकी पहुंच रही है। आ रहा हूं उस पर भी आ रहा हूं। प्रियंका गांधी का क्या है, तब उसके बाद आखिर भाई अगर आप खांटी राजनीतिक होंगे तो ज्यादा आगे पीछे नहीं होंगे। अलग बात, हमने मोतीलाल वोरा जैसे आदमी को देखा है राहुल गांधी के आगे पीछे चलते हुए, जबकि मोतीलाल वोरा खांटी राजनीति के थे। राजनीति की और दलाल की बहुत जरूरत होती है पावर, अगर आप पावर में नहीं, तो कांग्रेस पावर में थी। लेकिन राजीव शुक्ला, कह रहा हूँ अब थोड़ा सा और पीछे चलता हूँ, राजीव शुक्ला जब पहली बार राज्यसभा में गए तो नरेश अग्रवाल ने लोकतांत्रिक कांग्रेस बनवाई थी यूपी में, कांग्रेस से अलग होकर, और कल्याण सिंह के साथ मिनिस्टर भी बने थे, उनको समर्थन दिया था। उन्हीं नरेश अग्रवाल ने राजीव शुक्ला को पहली बार राज्यसभा में भेजा अपनी पार्टी की ओर से। सोचिए कि सबसे कम वोट थे नरेश अग्रवाल के पास और सबसे ज्यादा वोट राजीव शुक्ला को मिले। कांग्रेस के भी वोट मिले, बीजेपी के भी वोट मिले। सबसे ज्यादा वोट पाके राजीव शुक्ला राज्यसभा गए। तब ये स्थिति थी, सोचिए राजीव शुक्ला की। पावर ब्रोकर होने के नाते पैसा भी खर्च किया नरेश अग्रवाल ने, तमाम एमएलए को खरीदा था। अब राजीव शुक्ला जाहिर है कि लोकतांत्रिक कांग्रेस नरेश अग्रवाल की पार्टी के हो गए। उन दिनों फिर राजनाथ सिंह की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह, और हरिद्वार में लोकतांत्रिक कांग्रेस नरेश अग्रवाल की का सम्मेलन हो रहा था। तभी खबर आई कि नरेश अग्रवाल को मिनिस्ट्री से राजनाथ सिंह ने बर्खास्त कर दिया। ये खबर राजीव शुक्ला को पहले मिल गई, और राजीव शुक्ला ने खबर ही नहीं मिली उनको, सबसे पहले हरिद्वार छोड़कर निकल गए। मतलब नरेश अग्रवाल को छोड़कर वो निकल गए, हरिद्वार छोड़ गए बिना कोई बात किए, कुछ किए। सम्मेलन में थे वो, पावरफुल राज्यसभा सदस्य थे। बाद में जाकर उन्होंने फिर कांग्रेस से अपनी संबंध ठीक किए और राजीव गांधी के समय को रिवाइव किया, और सोनिया गांधी को मिले। और फिर प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी तो देखिए पॉलिटिशियन है नहीं। अच्छा, राहुल गांधी के साथ के आरपीएन सिंह, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया, और ये क्या जितेंद्र प्रसाद का जो लड़का है जितेंद्र, सब तो बाहर आ गए। एक खाली पायलट रह गया, सचिन पायलट, बस बाकी सब तो छोड़ गए। क्योंकि राहुल गांधी असल में पॉलिटिशियन है। राजीव गांधी भी पॉलिटिशियन नहीं थे। इन लोगों की बेवकूफियों के बहुत सारे किस्से हैं। फिर कभी तो उन्होंने प्रियंका को साधना शुरू किया। हालांकि शुरू में हमें लगता था प्रियंका कुछ हो सकती है, नहीं, प्रियंका ने जो पिछली बार तो अपने को एक्सपोज किया है, उस प्रियंका राहुल में कोई बहुत फर्क है नहीं, दोनों एक ही जैसे हैं। वो भी भाषणों में एक से एक बेवकूफियां करती है। राहुल गांधी तो खैर मशहूर हो गए। प्रियंका, अच्छा अमर सिंह के भी फिल्म, अच्छा जितने पावर ब्रोकर होते हैं उनकी फिल्मी दुनिया से संबंध हो ही जाते हैं। राजीव शुक्ला के बहुत अच्छे संबंध हैं, अमर सिंह के भी बहुत अच्छे संबंध। मैंने एक वीडियो में देखा कि दिलीप कुमार अमर सिंह को बहुत भाव दे रहा है। सोचिए, दिलीप कुमार जैसा बड़ा एक्टर, तो सदियों में ऐसा एक्टर होता है, वो अमर सिंह को आगे आगे कहीं कोई फंक्शन है उसमें दिया हुआ जलाना है, कुछ और करना है, इनॉग्रेट करना, वो अमर सिंह को आगे करते हैं बार बार दिलीप कुमार। यही स्थिति है। तो राजीव शुक्ला के भी और अमर सिंह के दोनों के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं फिल्मी दुनिया से। राजीव शुक्ला के आज भी है। प्रियंका गांधी क्रश करती हैं शाहरुख खान पे।
उनका क्रश है। उन्होंने इच्छा जाहिर की राजीव शुक्ला से कि शाहरुख खान से मिलवा दिया उन्होंने। अब उनका क्रश मतलब गुरु खिलाने लगा। बाद में जब सोनिया गांधी को यह पता चला, अलावा सोनिया गांधी के भी इस तरह के नए किस्से हैं मेरे पास जो पब्लिक डोमेन में भी नहीं है, कुछ हैं कुछ नहीं है। तो जब सोनिया गांधी को पता था तो राजीव शुक्ला से बहुत नाराज हुई। आप याद कीजिए मनमोहन सिंह के शुरू में मिनिस्ट्री में राजीव शुक्ला मिनिस्टर नहीं थे, बाद में हुए, और प्रियंका ने ही बनवाया। खैर वो बात निकल गई। अमर सिंह पर हम लोग आते हैं। अमर सिंह ने जब आए तो फिर जब उनको रास्ता मिला तो फिल्मी दुनिया को लोगों को लाना शुरू किया, और सबसे पहले अमर सिंह ने राज बब्बर को काटा, क्योंकि राज बब्बर उस वक्त उनके फिल्मी सेतु थे। अमर सिंह ने सहारा में भी और मुलायम सिंह राज बब्बर को कट कर दिया। राज बब्बर को मजबूर होकर कांग्रेस जाना पड़ा। अब अमिताभ बच्चन आ गए मुलायम सिंह के पास भी और सहारा के पास भी। तो अमिताभ बच्चन के आगे राज बब्बर क्या चीज है। फिर धीरे धीरे अच्छा बाद में सहारा बना लिया। मुलायम का भी उन्होंने विज्ञापन बहुत किया, मुलायम सरकार का भी अमिताभ बच्चन ने। बड़ी गालियां सुनी उन्होंने, अमिताभ बच्चन ने इसके लिए बहुत सारी गालियां सुनी और बहुत उनकी निंदा हुई। नहीं देखिए अमिताभ बच्चन तो वो भी व्यापारी आदमी है, अपना जहां जो पैसा मिलेगा देगा करेंगे। खैर तो अमर सिंह ने फिल्मी दुनिया के मार्फत मुलायम सिंह को अय्यास बना दिया। पहले एक साधना गुप्ता या दो चार और IAS अफसर थी। एक IAS अफसर का नाम आपको मालूम ही होगा, अनीता, नहीं मालूम है? आवाज आपकी नहीं आ रही है। यादव है, अनीता यादव? नहीं अनीता यादव नहीं, छोड़िए। वो भी अगर समय रहते, उनके पति भी IAS है, अगर समय रहते साधना गुप्ता ने मुलायम सिंह को कंट्रोल न किया होता तो शायद वो तीसरी पत्नी बन गई होती उनकी। ठीक है, यही स्थिति थी। खैर वो तो अलग मसला है, लेकिन मुलायम सिंह यादव को अय्यास बना दिया अमर सिंह ने, और न सिर्फ अय्यास बना दिया, जितने समाजवादी उनके साथ थे, मोहन सिंह, मधुकर दिघे, एक जनेश्वर मिश्र बचे रहे, बाकी सब किनारे हो गए। और जनेश्वर मिश्र को चूंकि छोटा लोहिया कहा जाता है, और जनेश्वर मिश्र की भी दुर्गति होते हमने देखा है मुलायम सिंह के यहाँ। सोचिए जनेश्वर मिश्र बड़े कद के नेता थे, और मुलायम सिंह ने खैर उनके लिए श्रद्धांजलि स्वरूप उनके नाम से एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्र पार्क बना दिया है, अच्छी बात है। लेकिन जनेश्वर मिश्र ने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। सोचिए वो नारा लगाते थे मुलायम सिंह के लिए, बोल मुलायम बोल हल्ला बोल हल्ला बोल, बोल मुलायम हल्ला बोल। मतलब मुलायम की चमचाई करने लगे थे जनेश्वर मिश्र, एक प्रकारांतर से, सीधे नहीं। और मुलायम उनको हमेशा सम्मान से रखते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक जनेश्वर मिश्र को छोड़ के मधुकर दिघे, मोहन सिंह जैसे लोग, कपिल देव जैसे, सब के सब किनारे हो गए। सतदूत प्रकाश जैसे लोग, सब के सब किनारे हो गए। सारे जितने समाजवादी थे सबको अमर सिंह ने किनारे कर दिया, और समाजवादी पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड में बदल दिया। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई समाजवादी पार्टी, और पैसों में, सुविधाओं में, हेलीकॉप्टर से कौन, मतलब क्या क्या नई चीजें। सहारा में तो एक हेलीकॉप्टर हमेशा अमर सिंह के लिए खड़ा रहता था, उनके नाम रिजर्व रहता था, ये स्थिति थी। और जयप्रदा ने भी बहुत अमर सिंह के लिए काम किया। मैं दो स्त्रियों का यहाँ फिर थोड़ा सा प्रकार तरह से कह सकते हैं विषयांतर कर रहा हूँ। दो स्त्रियों को मैं बड़े मतलब हाईलाइट करके बताना चाहता हूँ, दो स्त्रियों के योगदान को, और दोनों जया है। एक जया प्रदा है और एक जया जेटली है। जया प्रदा को राजनीति में लाने वाले अमर सिंह हैं, और समाजवादी पार्टी से उन्होंने आगे रखा, फिर भाजपा में भी आया, चुनाव लड़वाया जया प्रदा को, और रामपुर से उनको लड़वाया और जीती भी, आ रही भी और जीती भी, दोनों काम हुआ। अमर सिंह बाद में बहुत परेशानियों में आ गए, सब लोगों ने उनको छोड़ दिया। अंबानी तक ने छोड़ दिया अमर सिंह को बाद में, क्योंकि वो किसी काम के नहीं लगे थे, किडनी उनकी फेल हो गई थी, स्वास्थ्य उनका बिगड़ गया था। लेकिन जयप्रदा थी जिन्होंने सब कुछ दांव पर लगाकर अमर सिंह के साथ खड़ी रही, लगातार खड़ी रही, अमर सिंह के निधन होने तक खड़ी रही। और दिलचस्प यह था कि अमर सिंह के परिवार में भी जयप्रदा का कोई विरोध नहीं था, और जयप्रदा जिस समर्पित भाव से अमर सिंह के लिए खड़ी रही वो आसान नहीं था।
हमने जयप्रदा की अमर सिंह और सुब्रत राय और मुलायम सिंह के साथ ऐसी ऐसी फोटोएं देखी है कि उनका जिक्र करना यहाँ ठीक नहीं है। अद्भुत फोटोएं हैं वो, और लग रहा कि कौन लेके जाएगा, ये स्थिति है। तो खैर वो दूसरा विषय है। लेकिन जयप्रदा ने अमर सिंह के लिए जिस तरह से काम किया, या जय जेटली ने जिस तरह से जॉर्ज फर्नांडीज के लिए काम किया। सोचिए कि जय जेटली जीवन भर जॉर्ज फर्नांडीज को समर्पित रही। इमरजेंसी में जॉर्ज की पत्नी थी लैला फर्नांडीज, वो तो अमेरिका चली गई थी बेटे को लेकर, लौटी नहीं वो। अच्छा, जॉर्ज फर्नांडीज समाजवादी थे, बहुत ही मतलब साधारण तरीके से रहते थे। लेकिन बताऊं आपको कि जॉर्ज फर्नांडीज आज की तारीख में अरबपति हैं। अब तो नहीं है, लेकिन उनके पास पारिवारिक संपत्तियां बहुत थी। बेईमान एक पैसे के नहीं थे, कुछ नहीं था, एक पैसे की गड़बड़ी नहीं थी। खुद अपना कपड़ा धोते थे वो। कर्नाटक के रहने वाले हैं जॉर्ज फर्नांडीज, और वो जो कहते हैं ना क्रिश्चियन थे, और पादरी बनने, उनकी माँ उनको पादरी बनाना चाहती थी। और जो पादरी बनने के लिए जो कोर्स होता है उसकी पढ़ाई भी कराई थी। जैसे ब्रदर की एक डिग्री होती है, ब्रदर पास कर लिया था, फादर की डिग्री उनको लेनी रह गई थी। और ब्रदर पास करने के बाद जब उन्होंने देखा कि मदर हमको फादर ही बनाना चाहती, तो घर छोड़ के भाग गए थे बम्बई। और बम्बई जाके फिर वो मतलब इतना पैसे वाला आदमी रिक्शे पर बैठ के सोता था। रिक्शे वालों को फिर रिक्शा यूनियन बनाई उन्होंने, रिक्शा यूनियन के नेता बन के, फिर धीरे धीरे और तमाम फैक्ट्रियों के कर्मचारियों के नेता बन के। वो मजदूर नेता थे जॉर्ज फर्नांडीज। तमाम सारी बात, फिर राजनीति में आए, फिर मतलब मजदूरों की राजनीति करते करते सक्रिय राजनीति में आए, और यहाँ भी ईमानदार राजनीति के रूप में मैं उनको याद करता हूँ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जया जेटली उनकी जिंदगी में दाखिल हो गए। जया जेटली के पति भी उनके सचिव थे, जॉर्ज फर्नांडीज के IAS अफसर थे। और आते जाते जया जेटली इनके चक्कर में पड़ गई, और या जो भी था, ये भी अकेले थे। और दोनों की सहमति से संबंध से कुछ के बाद में तो जॉर्ज फर्नांडीज के साथ तो रहने ही लगी थी। बाद में जब सब कुछ हुआ गया, जॉर्ज फर्नांडीज बीमार पड़े, अल्जाइमर जैसी चीजें उनके हो गई, तो लैला लौटी अमेरिका से और बेटे साथ, और जया जेटली को उन्होंने घर से बाहर कर दिया। उनको लगा कि संपत्ति के चक्कर में, और बेइज्जत करके जया जेटली को बाहर किया। लेकिन इस उम्र में भी, अच्छा, जया जेटली के पति ने भी बाद में बेटी के विवाह के बाद दूसरा विवाह कर लिया। जया जेटली जॉर्ज की सेवा करती रही थी, मतलब सेवा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। जॉर्ज बीमार थे, कुछ उनको पता नहीं था, और सेवा कर रही थी। यही काम जयप्रदा भी अमर सिंह के साथ कर रही थी। तो जब लैला फर्नांडीज आई, जया जेटली को बेइज्जत करके उनको घर से बाहर निकाल दिया। सोचिए उस उम्र में जया जेटली हाईकोर्ट गई, रेट फाइल किया, और उनसे कहा कि हमारा प्लेटोनिक क्लब है और हमें उनसे मिलने का समय दिया जाए। हाईकोर्ट ने हफ्ते में 2 दिन उनको मिलने का समय निर्धारित किया, और जाती थी। और बताया उन्होंने जया जेटली ने एक इंटरव्यू में कि जॉर्ज किसी को पहचानते नहीं थे, लेकिन मुझे पहचान जाते थे। जाते ही उनकी आंखों में चमक आ जाती थी, हाथ पकड़ लेते थे। ये स्थिति थी। तो दोनों स्त्रियों को मैं मतलब सम्मान सहित याद करता हूँ, जयप्रदा को भी और जया जेटली को भी, कि एक पुरुष के लिए इस उम्र में आकर, उम्र के इस मोड़ पर आकर इस तरह से समर्पित होना आसान नहीं है, बिना किसी लालच के। अच्छा, जया जेटली ने भी कहा था, अरे जया जेटली ने कहा था कोर्ट में कि मुझे जॉर्ज फर्नांडीज की संपत्तियों से एक पैसा भी लेना देना नहीं। उन्होंने लैला फर्नांडीज से भी कहा था कि मैं सेवा करना चाहती हूँ, संपत्तियां आप ले जाइए। बहुत अरबों की संपत्तियां, अरबों खरबों की संपत्तियां हैं जॉर्ज फर्नांडीज की, और ले लिया लैला फर्नांडीज। और जया जेटली ने उस पर कोई एक पैसे का एतराज नहीं किया। खैर, हम लोग फिर लौटते हैं अमर सिंह की तरफ। तो अमर सिंह की जिंदगी में जयप्रदा थी, और उनका परिवार भी बहुत समर्पित था। अमर सिंह चूंकि पावर ब्रोकर थे, हर जगह उनकी चलती थी, और गलती भी थी उनकी दाल हर जगह। तो जो चाहते थे कर करा लेते थे। सोचिए, अमिताभ बच्चन खुद कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि बोफोर्स के घोटाले से अमिताभ बच्चन का नाम अमर सिंह ने चंद्रशेखर से कहकर हटवाया। अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन की शूटिंग के समय दिल्ली में किसी झगड़ा हो गया, FIR हो गई, मारपीट हो गई थी, अमर सिंह ने उनको बाहर कराया। ऐसे ऐसे तमाम लोगों को कौन जानता है। देखिए, सहारा की बर्बादी का एक बड़ा कारण है अमर सिंह और अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन केनरा बैंक से कर्जदार थे, उनका मकान नीलामी पर लग गया था। अमर सिंह ने उनको बचाया, ला के सहारा में उन्होंने बैकगेट में गिरवी रखवाया मकान, सारी चीज़ें। और वहीं से सोनिया गांधी नाराज हुई और आके सहारा पर उन्होंने, अमिताभ बच्चन पे पहले कैमरा था, अमिताभ बच्चन को सोनिया गांधी बर्बाद करना चाहती थी, अमिताभ को तो नहीं कर पाए, सुब्रत राय सहारा को बर्बाद कर दिया उन्होंने। वहीं से शुरुआत होती है। बहुत उसकी अलग कथा कभी हम लोग बात कर लेंगे।
तो अमर सिंह बाद में, फिर अमर सिंह की, अच्छा अमर सिंह ने सबका साथ दिया, ने बाद के समय में उनका न अमिताभ बच्चन ने साथ दिया, न सहारा ने साथ दिया, न मुलायम सिंह ने साथ दिया। अच्छा मुलायम सिंह को जब किनारे, मुलायम सिंह ने जब अमर सिंह को अखिलेश के मार्फत किनारे किया, अब अखिलेश नहीं चाहते थे, अमर सिंह को पसंद नहीं करते थे, खासकर उस खबर के बाद जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने अखिलेश को औरंगजेब लिख दिया और मुलायम सिंह को शाहजहां लिख दिया, तो अखिलेश को लगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया में वो खबर अमर सिंह ने छपवाई है, और उन्होंने किनारे करना शुरू कर दिया और बेइज्जत करना शुरू कर दिया, उनको पूछना नहीं, उनके तमाम कामों को खत्म करना शुरू किया। तो अमर सिंह ने एक बयान दिया था कि मैं अभी एक बयान दे दूं तो ऐसी तैसी हो जाएगी, और क्या क्या सब लोग सभा में हमारे साथ हैं, जिस दिन चाहूँ तो दूं, क्या क्या। अच्छा चूंकि मुलायम सिंह की अयाशियों के तमाम सारे साक्ष्य थे अमर सिंह के पास, इसलिए कहते थे मैं जो चाहूंगा कर दूंगा कर दूंगा। मुलायम सिंह से पूछा गया उसी समय इंटरव्यू में, ये अमर सिंह तो कहते हैं पूरी सभा मेरे साथ है, आपका क्या कहना है? तो मुलायम सिंह ने बड़ी मजबूरी में कहा था कि मैं भी अमर सिंह के साथ हूं। सोचिए, मुलायम सिंह उस वक्त अध्यक्ष थे समाजवादी पार्टी के, उनका बड़ी मतलब बेचारगी में कहा था कि मैं भी अमर सिंह के साथ हूं। ये आसान नहीं था। अमर सिंह की इतनी ताकत थी। अच्छा अमर सिंह की किडनी फेल हो रही है सबको मालूम नहीं था, बहुत कम लोग मालूम, तो बाद में धीरे धीरे क्लियर हुआ चुनाव के समय। खैर उसके बाद अमर सिंह ने तो अपनी सारी संपत्तियां आरएसएस को दान दे दी थी, अलग बात है, बहुत सारी चीजें। अंबानी की प्रगति में भी अमर सिंह का बहुत बड़ा योगदान है, सहारा की प्रगति में भी और पतन में भी अमर सिंह का बहुत बड़ा योगदान है, मुलायम सिंह की प्रगति में भी और पतन में बहुत बड़ा योगदान है अमर सिंह। अमर सिंह ऐसी चाबी थे कि जो आपको मालामाल भी कर सकते थे और आपको दरिद्र भी बना सकते थे। अमर सिंह ने कम से कम 3 लोगों के साथ तो किया है, मुलायम सिंह के साथ, अमिताभ बच्चन के साथ और सहारा के साथ। अमर सिंह ने उनकी उनकी तिजोरी भरी भी और खाली भी की। अंबानी लोग देखिए बहुत होशियार लोग, उन्होंने दूरी बना ली और दुश्मनी भी नहीं की, चुपचाप चले गए। लेकिन अमर सिंह सिर्फ पावर ब्रोकर थे और कुछ नहीं थे, पॉलिटिशियन थे। अमर सिंह के साथ मैंने बहुत सी यात्राएं की हैं, सड़क मार्ग से भी और हवाई मार्ग से भी, हेलीकॉप्टर से भी कई जगह गया हूँ मैं उनके साथ, या मतलब जाहिर है चुनावी दौरे में, अलग अलग दौरों में। एक बार मुझे भूलता नहीं, आजमगढ़ में उन दिनों सपा समाजवादी पार्टी जेल भरो आंदोलन चला रही थी, और हम लोग हेलीकॉप्टर से यहाँ गए, और हेलीकॉप्टर से कोई आजमगढ़ शहर से कोई 20-25 किलोमीटर दूर एक जगह उतरे हम लोग, किसी स्कूल पे हेलीपैड बना था वहाँ से, और फिर वहाँ से अमर सिंह का जुलूस चला सुबह सुबह 8 बजे, और ये तय था कि 10 बजे तक हम लोग आजमगढ़ पहुँच जाएंगे, 10-11 बजे तक। अमर सिंह इस आयोजन वायोजन बनाने में बहुत कामयाब रहते थे और बड़ी दूर की सोचते थे। उनका मानना था कि 10-11 बजे के बीच पहुँचेंगे आजमगढ़। आजमगढ़ बहुत छोटा शहर है, अब तो कमिश्नरी हो गया खैर। तो उस वक्त 10-11, अच्छा इनके पास बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी नहीं, मायावती का ज़माना था, तो मायावती बड़ी कुचल देती थी लोगों को लाठी उठी चलवा के। तो उन्होंने जुलूस निकाला, इनका अंदाजा था 10-11 के बीच वहाँ ऑफिस वालों की भी भीड़ निकलती है, तो वो भीड़ भी हमारी रैली में शामिल हो जाएगी, उसी रास्ते से निकले भी थे और कचहरी में गए। आजमगढ़ कचहरी बहुत छोटी है, उसका परिसर बहुत छोटा है। वहाँ गए और एडीएम आए थे वहाँ पे अरेस्ट के लिए, और उस अच्छा राजनीतिक पार्टियों की अरेस्ट ऐसे ही होती, प्रतीकात्मक होती है कि गिरफ्तार किया गया और रिहा किया गया, एक ही लाइन में कहा जाता है कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और रिहा किया गया। तो जो वहाँ एडीएम थे वो आए और उन्होंने कहा कि इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया और रिहा किया गया। तो उन्होंने 1000-2000 का नाम लिया था, 2000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि उस कचहरी परिसर में जहाँ हम लोग थे 2000 लोग क्या 500 लोग भी इकट्ठे नहीं हो सकते थे। अमर सिंह ने कहा कि हम लोग जाएंगे नहीं यहाँ से जब तक आप 10,000 नहीं कहेंगे, और कहता रहा साहब यहाँ 2000 भी हमने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 500 लोग बार बार गिड़गिड़ाता रहा एडीएम कि 500 लोग नहीं यहाँ इकट्ठे हो सकते, आप 10,000 कह रहे हैं, हमने 2000 पहले ही कह दिया था आपके बिना कहने के, उनका नहीं, जब तक नहीं कहोगे तब तक हम लोग हिलेंगे नहीं यहाँ से। अंत में उसको कहना पड़ा कि हाँ 10,000 लोग गिरफ्तार हुए और रिहा हुए, बात खत्म हो गई, धरना वहाँ खत्म हो गया। कचहरी परिसर की बात है। फिर वहाँ से वहीं बगल में पुलिस लाइन था, हेलीकॉप्टर वहीं खड़ा था, तो फिर हम लोग हेलीकॉप्टर से चले। एक फोटोग्राफर था बेचारा, नया नया आया था, तो वो बार बार कहने लगा बताइए जब हेलीपैड यहीं उतर सकता था बगल में, तो हेलीकॉप्टर उतनी दूर उतारने की जरूरत क्या थी सुबह सुबह। बार बार अमर सिंह से कह रहा था बताइए बताइए, जब यहीं उतर, उसको बार बार वहाँ उतने दूर दूर फोटो खींचने में प्रॉब्लम हुई थी, दौड़ दौड़ के फोटो खींचता था, उसको लगता था यहीं खींचते यहीं होते, करना क्या था। तो अमर सिंह हमारी ओर पलटे, बोले कि पांडे जरा इनको समझा दीजिए।
तो हमने समझाया यार कि पब्लिक थी, जुलूस था, ये सब देखना था। प्रॉब्लम होती है, यही से यही निकलते, कौन देखता है, कौन जानता है। तो वो अच्छा दिखाने के लिए आया था, मतलब नया फोटोग्राफर तभी ठीक से उसको तजुर्बा नहीं था कि पॉलिटिक्स कैसे कवर की जाती है और कैसे होता है। और बड़ी दूर दूर से नेता लोग समाजवादी पार्टी के आए थे और क्या क्या हुआ। तो हर पार्टी में, हर जुलूस में, हर रैली में सब नाटक होता ही है, सब लोग जानते हैं। वो नहीं जानता था फोटोग्राफर। तो ऐसे भी चीजें होती है। एक जगह और हम लोग गए, और संगीला जगह है, वहाँ एक मुस्लिम लड़के की मतलब हत्या हो गई, तो हत्या में उसकी लिंग भी उसके काट दिए गए, तो वहाँ हम लोग पहुंचे। अब वहाँ क्या हुआ कि इत्तेफाक से हम लोग का हेलीकॉप्टर जल्दी पहुंच गया, हम लोग का हेलीकॉप्टर जल्दी पहुंच गया। अमर सिंह का हेलीकॉप्टर बाद में आया, हम लोग साथ अहमद हसन थे। तो सब हो गया, तो अचानक हम लोग जब हेलीकॉप्टर से उतरे तो पब्लिक वहां ज्यादा थी, दौड़ के हेलीपैड पे आ गए, सारे माले वाले हम ही लोगों को पहरा दिया उन लोगों ने। और पहचान जानते नहीं थे पब्लिक वहां की, मतलब छोटे नेता थे, कार्यकर्ता टाइप के। अब हुआ कि दूसरा हेलीपैड आएगा, अच्छा भीड़ पहुंच गई थी पूरा हेलीपैड पे। अब फिर हुआ कि प्रशासन बड़ा परेशान हुआ कि, और खुश हुआ कि चलिए इसमें अमर अमर सिंह की बड़ी तूती बोलती थी उस वक्त, कि वह चलिए अच्छा है अमर सिंह ने। अहमद हसन थे, अहमद हसन भी, हालांकि अहमद हसन भी मिनिस्टर रहे थे, आईपीएस अफसर रहे थे, लेकिन उनकी वो तूती नहीं बोलती थी जो अमर सिंह की बोलती थी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा है, अभी अमर सिंह जी आ रहे हैं। अब वो सब परेशान हुए कि सारे फूल माला तो हम लोगों ने आप लोगों को दे दिया है। तो हमने उतार के दे दिया। शाही जी भी थे हमारे, तो उन्होंने भी उतार के दे दिया, उनका ले जाइए, गलती कर दी आप लोगों ने, चढ़ाइएगा। वो कह रहे अच्छा। उसके बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग ज़्यादा कस के कर दी, रस्सी बांध दी। अब किसी को फिर जाने नहीं दिया, युवा कि नाराज हो जाएंगे अमर सिंह प्रशासन से, क्या क्या। अब जब हेलीकॉप्टर उतरा तो वहाँ का जो लोकल लीडर था, जो सबसे बड़ा, पुलिस वालों में बरसने लगा, बताइए हम लोग को जाने नहीं दिया, महासचिव जी बहुत नाराज हो जाएंगे, ये है वो, उनको कोई रिसीव करने नहीं वहाँ तक पहुँचा है। तो साहिल बड़े मजाकिया थे, उन्होंने कहा नहीं, रिसीव करने दो लोग पहुँच गए वहाँ। और घबराए, बोले कहाँ कहाँ, कौन कौन चला गया। तो दो कुत्ते पहुँच गए थे वहाँ पे दौड़ के, रस्सी उस्सी फलांग के। तब वो पुलिस वालों को डांटना शुरू किया कि कैसे वो लोग पहुँच गए, हम लोग नहीं पहुँच पाए। तो एक इंस्पेक्टर टाइप का था, एक दरोगा को डांटने लगा कि कैसे चले गए, कैसा हमारी ओर से, दरोगा की ओर से चले गए, उस दरोगा की ओर से, इस पर होता रहा। खैर बाद में आए। तो इस तरह की घटना, अमर सिंह बड़े खुश होते थे इस तरह की चीज़ों को। फिर हम लोग हेलीकॉप्टर में बातचीत करते थे। अच्छा, अमर सिंह जब कहीं हम लोग को दौरा पे ले आते थे तो बहुत ख्याल रखते थे एक एक चीज़ का, हर सुख सुविधा देखते थे, हंसी मजाक करते थे। अमर सिंह कुल मिला के थे तो बहुत बड़े पावर ब्रोकर, लेकिन दिल के बहुत साफ थे, और लोगों को बनाने बिगाड़ने में उनका बड़ा योगदान था। मैं मानता हूं कि मुलायम सिंह को उन्होंने बनाया भी और बिगाड़ा भी, बिगाड़ा ज़्यादा, बनाया कम। क्योंकि मुलायम सिंह समाजवादी नेता थे, उनको अयासी और सुविधाओं में नहीं पड़ना चाहिए था। उनकी राजनीति को दाग लगा अमर सिंह के साथ से, मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह मानता हूँ। रहते अमर सिंह भी पार्टी में सब काम करते, लेकिन उनको सिर पर, अमर सिंह एक समय मुलायम सिंह को भी डिक्टेट कर दिया करते थे कि नेताजी ऐसे कर दीजिए, नेताजी ये होना चाहिए, ये हो जाएगा, ऐसे बोलते थे। और नेताजी कहते थे हाँ, नेताजी मतलब मुलायम सिंह। और एक समय उनके परिवार की कमान अमर सिंह के हाथ में थी। अखिलेश क्या करेंगे, अखिलेश क्या नहीं करेंगे, ये भी अमर सिंह तय करते थे। तो अखिलेश का जो गुस्सा था, इस सब चीजों को बेनी वर्मा तय करते थे, अमर सिंह तय करते थे, शिवपाल यादव तय करते थे। ये अखिलेश को बहुत बुरा लगता था बचपन में, और वो जाहिर बाद में स्प्रिंग की तरह दबा दबा उछल गया और इन सबके खिलाफ वो बगावत कर गया। अखिलेश की मदद सिर्फ एक मामले में अमर सिंह ने की, डिम्पल यादव से विवाह में मुलायम सिंह को समझाया कि भाई बेटा अगर उधर चाहता है तो भूल जाइए मीसा यादव और यहाँ चला। अच्छा, मुलायम सिंह ये था कि मुलायम और लालू में जब रिश्ता हो जाएगा तो एक राजनीतिक ताकत बन जाएंगे, और वो मुलायम सिंह आखिर तक प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते रहे, आखिर तक। और उनको बड़ा अफसोस होता था, मुझसे बार बार वो कहते थे बताइए इंद्र कुमार गुजराल में क्या था कि उनको बना दिया गया और मैं नहीं बन पाया। मतलब ये स्थिति थी। इंद्र कुमार गुजराल के समय बहुत ज्यादा वो मतलब पशुपेश में थे कि बताइए इंद्र कुमार गुजराल अपनी सीट नहीं जीत सकते और उनको बना दिया गया। और मैं बताऊं कि मुलायम सिंह को काटने में बीपी सिंह ने राजनीतिक रूप से जितना कर सकते थे प्राणपण से किया। मुलायम सिंह को प्राइम मिनिस्टर न बनने देने में बीपी सिंह का बहुत बड़ा रोल है। एक समय था हरिकिशन सिंह सुरजीत जो सीपीआई के थे, मुलायम के पेरोल पे थे, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए थे सेकुलरिज्म के नाम पर। और हर बार देवगौड़ा के समय में भी, गुजराल के समय में भी
मुलायम सिंह सूत सूत भर बचे हैं प्राइम मिनिस्टर होने से। सब कुछ तय हो गया था, बस शपथ लेना रह जाता था और मुलायम सिंह रह जाते थे। ये बार बार हुआ, मतलब कम से कम देवगौड़ा गुजरात के समय तो हुआ ही। और वो लालू को हमेशा वीपी सिंह खड़ा कर देते थे आगे। तो और अमर सिंह सब कुछ करके भी नहीं कर पाते थे। अंबानी को तो उन्होंने तैयार कर लिया था, भाई तिजोरी खोल दीजिए, मुलायम को प्राइम मिनिस्टर बनाइए, जैसे चीफ मिनिस्टर बनकर सारा काम करते रहे, प्राइम मिनिस्टर बनकर भी करेंगे। अंबानी तैयार थे। अमर सिंह वहां मुलायम सिंह के लिए उतना कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि बीपी सिंह बहुत घाघ राजनीतिज्ञ थे। और लालू यादव को भी आप भले सहमत चलती है राजनीति में, लालू यादव को भी अभी कमजोर मत समझिए। लालू यादव देखिए, नीतीश कुमार इस वक्त पलटी मारने के चक्कर में है, मारने ही लगे। लालू यादव ने सारी कोशिशें कर ली, सिर्फ 2 एमएलए कम पड़ गए उनको। 2 एमएलए कम पड़ जाते तो नीतीश की पार्टी तोड़ देते हो, 2 एमएलए और मिल जाते तो, और नीतीश को फिर खत्म कर दे। नीतीश वैसे भी पॉलिटिकली खत्म है, 45 एमएलए लेके वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और इधर दोनों के पास दोगुने एमएलए हैं। लेकिन है, अब राजनीति है, और इसी को इंद्र कुमार गुजराल कहते हैं, अपनी सीट नहीं जीत सकते थे, मनमोहन सिंह नहीं जीत सकते थे। मनमोहन सिंह तो 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे। मुलायम सिंह कहते थे बताइए, ऐसे कहते थे। अच्छा, मुलायम सिंह के साथ ये था कि आधी बात उनकी समझ में आती थी, आधी बात नहीं समझ में आती, तो क्या बोल जाते थे, बताइए ऐसे बोलते थे। और बहुत मिस करते थे प्राइम मिनिस्टरशिप को, और आखिर तक उनको लगता था कि बन सकते हैं, बस। बाद में जब मोदी बन गए तो फिर उनको लगा कि अब हाथ से बात निकल गई। और लेकिन लगातार वो कोशिश में थे कि बन सकते हैं। मनमोहन सिंह के समय में उनको लगता था कि कभी इधर उधर करके बन सकते हैं। अक्सर निजी बातचीत में कहते थे, आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे। तो हमने एक बार कहा भी कि आप तो समर्थन दिए जा रहे हैं लगातार। जब वामपंथी पार्टियों ने समर्थन वापस लिया था मनमोहन सरकार से, तो मुलायम ने समर्थन किया था, अमर सिंह के कहने पर किया था। और अलग बात, वो मसला था सीबीआई से बचने का। तो कहने लगे अब क्या, अमर सिंह जो कह देते हैं कर दिया जाता है। अमर सिंह अब सीबीआई का नाम नहीं लेना चाहते, सीबीआई के ब्लैकमेलिंग में उन्होंने किया था। तो मुलायम और अमर सिंह का रिश्ता बहुत घना भी था, बहुत प्यार भरा था आपस में। मुलायम ने कभी नफरत नहीं की अमर सिंह से, जान लीजिए आप। मुलायम सिंह लेकिन बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे। आप याद कीजिए, जब मुलायम सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया गया था, अखिलेश ने हटाया था बिल्कुल, और यही बनकर जनेश्वर मिश्र पार्क में ही, उन्हीं के बनाए पार्क में ऐलान किया, खुद अध्यक्ष बन गए। उसके बाद शिवपाल और अमर सिंह लगातार चाहते थे चुनाव आयोग में एप्लीकेशन, चुनाव आयोग तक गए भी मुलायम सिंह यादव, और सब कुछ लिख के दिया भी अखिलेश के खिलाफ कि पार्टी हमारी है, उनकी कैसे हो सकती है, क्या क्या। चुनाव आयोग ने सिर्फ एक लाइन में बात कही कि इसी बात को आप शपथ पत्र पर लिखकर कहें। शिवपाल और अमर सिंह सारी एक्सरसाइज कर लिए, शीर्षासन कर लिए, और मुलायम सिंह ने शपथ पत्र नहीं दिया तो नहीं दिया। जानते हैं शपथ पत्र देने से क्या होता? शपथ पत्र देने से होता ये कि समाजवादी पार्टी का जो चुनाव निशान है साइकिल, वो जब्त हो जाता, दोनों की पार्टी का नाम खत्म हो जाता। मुलायम सिंह इस बात को समझते थे और कहते भी थे कि अगर साइकिल चला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। साइकिल असल में क्या था, जब वो बीपी सिंह इनकाउंटर करना चाहते थे मुलायम सिंह का, तो साइकिल से भाग के गए थे चरण सिंह के पास। तो साइकिल को अपनी अस्मिता मानते थे, और साइकिल को ही उन्होंने जब समाजवादी पार्टी बनाई थी काशीराम के कहने से, और हवा में मुड़ गए, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो काशीराम और मुलायम के बीच साइकिल एक सेतु भी थी। बाद में याद करिए, साइकिल के ऊपर हाथी बैठी है, हाथी के ऊपर साइकिल, ऐसे भी कई कार्टून आए हैं। और गलती वो मुलायम की नहीं थी, काशीराम की नहीं थी। ये लोग थोड़ा सा मेच्योरिटी से अगर चलाए होते सपा बसपा को ना, हम लोगों ने तो मान लिया था, और मैंने तो लेखों में लिखा भी, उत्तर प्रदेश में अब कोई सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं बनता, क्योंकि जो सपा बसपा का जो तालमेल था ना, नदी और जल का था। एक नदी थी, एक जल था, और दोनों अलग हो जाने पर नदी तो थी, जल नहीं था। दोनों मिलकर नदी और जल थे, और बिना जल के नदी किस बात की। दोनों नदी और जल का रिश्ता रखते थे।
इसीलिए हमने लिखा था कि मुलायम सिंह बिजली का वह नंगा तार है जिसको आप दुश्मनी में छुएंगे तो मरेंगे ही, दोस्ती में भी मरेंगे। जी। जब अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो उसमें बहुत लोग विरोध करने वाले थे। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने सुना शिवपाल है यादव सबसे ज्यादा विरोधी थे। शिवपाल भी थे, आजम खान भी नहीं थे नहीं, पक्ष आजम खान में, नहीं थे, आजम खान नहीं थे। और एकमात्र व्यक्ति जो पक्ष में था वो अमर सिंह थे। ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। बताइए जरा अमर उसके सिंह बारे में डिटेल से अमर बताइए। सिंह तो चाहते थे मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, और अखिलेश को मैच्योर नहीं मानते थे, कहते थे अभी लौंडा है, ऐसे बोलते थे। अखिलेश मुख्यमंत्री बने तो ब्लैकमेलिंग के दम पर बने, कि पारिवारिक जो भी उनके अंतर्विरोध थे साधना गुप्ता को लेकर, कहते थे उसको लेकर मैं सड़कों पर आ जाऊंगा। साधना गुप्ता की वजह से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। शिवपाल खुद विलिंग थे। फिर ये तय हुआ कि नहीं, कुछ दिन बाद में मुलायम सिंह यादव तो अखिलेश को हटा देना चाहते थे, 6 महीने बाद से ही हटाने की बात करते थे। हमने एक बार लिखा भी कि क्या मुलायम सिंह यादव खुद मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन फिर साधना गुप्ता ने रोका कि वो शीशा लेदर करेगा। साधना गुप्ता नहीं चाहती थी कि पारिवारिक शीशा लेदर सड़कों पर आए। अखिलेश कभी साधना गुप्ता को रिस्पेक्ट नहीं देता था, कभी नहीं, कभी नहीं। अखिलेश को अच्छा, वो स्वाभाविक था, कोई भी अपनी माँ का हक कोई मारेगा, उसका पिता, मैं भी लोगों के साथ यही करूंगा। तो अखिलेश ने कोई गलत नहीं किया, लेकिन उसके नाम पर ब्लैकमेल करके आप मुख्यमंत्री बने, वो गलत था। लेकिन अपने अच्छा, वो तो जब मालती देवी मर गई, उनकी अखिलेश की माँ का नाम मालती देवी है, तो मालती देवी के निधन के बाद थोड़ी सी चीजें तय हुई, लेकिन फिर भी वो अखिलेश का बागी सुर बना रहा कि मेरी माँ के साथ अन्याय किया है। और मुलायम सिंह जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बाकायदा कालीदास मार्ग में जब पूजा पाठ किया तो साधना गुप्ता के साथ किया। अखिलेश को भी बुरा लगा था। अखिलेश अपने साथियों के साथ गया जरूर था, लेकिन बुरा लगा था। अच्छा, कोई भी होगा, बहुत कम होते हैं जैसे दिग्विजय सिंह के साथ हुआ। दिग्विजय सिंह ने जब बढ़ोतरी में विवाह किया, अरे मैं मध्य प्रदेश वाले दिग्विजय सिंह की बात कर रहा हूं, जब उन्होंने विवाह किया तो उनके परिवार में भी विद्रोह हुआ। वो तो देखिए, नाम भूल रहा हूं मैं, क्या नाम उनका, कोई राय है? अमृता राय, अमृता राय, जी में थी, वो हाँ उनके जी में पति थे, मिस्टर प्रधान पत्रकार थे। हाँ फिर वो हाँ। गायब हो गए एकदम, अब बिल्कुल नहीं गायब नहीं, दिखाई अभी भी पढ़ाते हो, पढ़ा, पत्रकारिता के अध्यापक हो, अभी भी देते। पढ़ाते मिस्टर हो। प्रधान, हाँ, अभी पढ़ाते हो, गायब अमृता नहीं हो। राय। हाँ, अमृता राय जी में थी। और इन जी अमृता राय प्रधान ने भी प्रेम विवाह ही किया था बनारस में, जान लीजिए आप। जी। और दिग्विजय सिंह तो फंस गए अपने जाल में। हुआ ये कि दिग्विजय सिंह, अच्छा क्या है ना कि ये विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा तो रहता नहीं। दिग्विजय सिंह वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने यशोदाबेन की खोज की, नरेंद्र मोदी की पत्नी की। और वो किसी स्कूल में तब वो अध्यापिका थी, वहां पढ़ा रही थी, उनका वीडियो बनवाया और उसे स्वीकार करवाया कि हाँ नरेंद्र मोदी मेरे पति हैं। वो वीडियो उन्होंने चलवा दिया सोशल मीडिया पे। तो नरेंद्र मोदी तो बड़े बड़े दिग्विजय सिंह को खा जाए, इतना बड़ा मगरमच्छ। तो उसने कुछ नरेंद्र मोदी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी उस पर, चुपचाप पता किया कि इनका मामला कहाँ कहाँ है। अमृता राय उन दोनों राज्यसभा टीवी में थी, दिग्विजय सिंह ने उनको नौकरी दिलवाई थी वहां पे। अमृता राय का कंप्यूटर खराब हुआ और कंप्यूटर खराब को ठीक करने के लिए इसने अपना आदमी भेजा। ये 13 की बात है, 13-14 की बात है, चुनाव के पहले, 14 के चुनाव के पहले की बात है। और अमृता राय का कंप्यूटर जो जिस मैकेनिक ने ठीक किया उसको पूरा निकाल लिया, जो भी था बैक, क्या कहते हैं आप लोग, बैक कहते, क्या कहते हैं उसका, क्या बैकअप कहते हैं था उसको, पूरा, बैकअप। डाटा लैपटॉप में था, हाँ, डाटा बैकअप पूरा। निकाल लिया। और उस बैकअप में दिग्विजय सिंह और अमृता राय के अंतरंग चित्र बहुत सारे मिल गए, और फिर वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। अच्छा, वायरल हो गए तो फिर दिग्विजय सिंह को मजबूरी में कहना पड़ा। इत्तेफाक है कि उन्हीं दिनों प्रधान जी आए थे यहाँ लखनऊ, और हम लोग के साथ कॉफी पे बैठे थे, और बात ही बात में, अच्छा सब लोग जानते थे, वहाँ कोई जिक्र नहीं करते थे, कोई सेमिनार वेमिनार में ऐसे तो बैठे हम लोग कॉफी पे। और फिर बात ही बात पे किसी ने धीरे से पूछा कि ये मामला क्या है, तो बोले हाँ हम लोग का तलाक का मुकदमा चल रहा है।
फोटो चूंकि सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी थी, तो उन्होंने बहुत विनम्रता से कहा कि हाँ, हम लोग का तलाक का मुकदमा। असल में क्या था कि अमृता राय और प्रधान के एक बेटा था, जो बाद में कुछ बीमार उमार पड़ा, दोनों ने बड़ी सेवा की, बेटा मर गया। बेटा टीनेजर था और मर गया। तो दोनों में संबंधों में कुछ उनको, प्रधान को लगा कि अमृता राय ने ठीक से देख रेख नहीं की, अमृता राय को लगता है सर प्रधान हम पर बेवजह लांछन चले, तो दोनों में दूरियां बढ़ी थी। और अमृता सिंह, अच्छा दिग्विजय सिंह चूंकि इधर उधर चैनलों पर आते जाते थे, तो अमृता राय कहीं उसको क्लिक कर गई हुई, तो अमृता राय के यहाँ भी आने जाने लगे। बाद में उन्होंने जी न्यूज से निकाल के उनको राज्यसभा में भी नौकरी दिलवा दी, फिर उनके घर आने जाने लगे। तो तमाम अंतरंग फोटो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तब दिग्विजय सिंह को स्वीकार करना पड़ा उनका कि हाँ, हम विवाह करने जा रहे हैं, और विवाह उन्होंने किया। पिता पुत्री का एज का गैप है उनका, मतलब पुत्री के, उनके दिग्विजय सिंह के बच्चे अमृता राय से बड़े बड़े हैं, तो उनके यहाँ भी बड़ा बवाल हुआ। और अंत अमृता राय को बयान देना पड़ा कि मैं दिग्विजय सिंह की संपत्तियों के लालच में नहीं हूँ, मुझे एक पैसे उससे कोई सरोकार नहीं है। और अब तो तमाम सारी धार्मिक यात्राएं भी उन्होंने अमृता राय के साथ की हैं। तो होता है कई बार ऐसा, तो फंस जाते हैं लोग, तो फंस जाते हैं। अगर ऐसे ही फंसाना होता है तो अमर सिंह तो मुलायम सिंह को कई जगह फंसा देते। इसीलिए मुलायम सिंह विवश होकर कहते थे कि मैं भी उसके साथ हूँ, अमर सिंह के साथ हूँ। क्या करते हो? अमर सिंह को कभी प्रोवोक नहीं किया। अच्छा, मुलायम सिंह के हाथ में बाद में चीजें रह नहीं गई थी, अखिलेश ने सब कब्जा कर लिया था। अच्छा, आजम खान ऐसे थे जो अखिलेश को भी साधे रहते थे और अमर सिंह को भी। मुझे लगता है कि आजम खान पर हम लोग फिर अलग से बात करें ज्यादा अच्छा रहेगा, इसमें बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ भाई, मुलायम सिंह के दो चार बातें और कर लेते हैं। एक चीज बताइए जी, जब अखिलेश मुख्यमंत्री बन गए तो शिवपाल चचा से जो इतनी खुलेआम बगावत और उनकी बेइज्जती, अंत में उनको पार्टी से निकल जाना पड़ा, और पार्टी संगठन पे जिस तरह से अखिलेश ने कब्जा किया, शिवपाल जी के बनाए हुए सारे संगठन को हटा के अपने आदमी भर दिए, इसके बारे में बताइए, क्या ये जरूरी था? क्या इससे बच सकती थी समाजवादी पार्टी? नहीं बच सकती थी। शिवपाल यादव के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि शिवपाल कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, फॉलोअर बहुत अच्छे हैं, उनमें नेतृत्व क्षमता नहीं है। साफ मुलायम सिंह की तरह वो भी नहीं बोल पाते हैं। अच्छा, मुलायम सिंह के पास फिर भी एक विजन था, शिवपाल सिंह यादव के पास विजन नहीं था। शिवपाल सिंह मुलायम सिंह के न सिर्फ छोटे भाई थे, उनके बस फॉलोअर थे। जैसे कह दिया खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते थे, बैठ जाओ तो बैठ जाते थे। मतलब शिवपाल के पास अपना कुछ नहीं था। देखिए, जब मुलायम को जब साइकिल साइकिल भागे थे तो छापा भी पड़ा था उनके घर। शिवपाल सिंह यादव गन्ने के खेत में पाए गए थे, छुपे हुए थे। तो और चारपाई बिछा के वहीं रहते थे, और फिर किसी ने मुखबिरी की और वहां पाए गए। शिवपाल सिंह में नेतृत्व क्षमता बिल्कुल नहीं है, संगठन क्षमता थी। संगठन क्षमता इतनी ही थी कि आपको जैसे कह दिया ना कि ये काम करना है आपको, तो जाके कराएंगे। वहां मुलायम सिंह और शिवपाल ने समाजवादी पार्टी के लिए मेहनत बहुत की है। साइकिल साइकिल दौड़े हैं, गांव 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 लोगों को जोड़े हैं। जैसे चंपत राय ने अयोध्या में घर घर जोड़ा सबको। नहीं, चंपत राय अशोक सिंघल नहीं थे, चंपत राय नरेंद्र मोदी नहीं हो सकते। ये भाई, भाजपा में एक से एक कद्दावर नेता थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ही क्यों आगे बढ़े? उतनी क्षमता भी तो होनी चाहिए काम करने की। और सिर्फ संगठन क्षमता से काम नहीं चलता, नेतृत्व भी देना ही पड़ता है। कहीं कहीं आदमी को डिक्टेटर बनना ही पड़ता है। मुलायम सिंह भी देखिए, कोई भी सत्ता नशीन हो, किसी एक का नाम ले लीजिए, चाहे उसमें सारे नाम एक जैसे हैं, कहीं न कहीं वो तानाशाह रहेंगे तभी कुर्सी को साध पाएंगे, नहीं तो फिर कुर्सी गंवा बैठेंगे। वो दारा शिकोह नहीं बन सकता राजा कभी, विद्वान हो सकता है वो। तो बीपी सिंह बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे, आपको मैं बताऊं। और मुलायम सिंह कविताओं के रसिया हैं, ये भी जान लीजिए आप। मुलायम सिंह ने बहुत सारे कवियों को मतलब मदद की है, पत्रकारों की। मुलायम सिंह बाद में तानाशाह हो गए थे समाजवादी से। एक समय था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कहीं भी चलते चलते भी इससे पत्रकार बात करने लगते हैं, तो कोई अप्रिय सवाल आता तो सीधे पूछते थे। एक तो उनका जानने वाला उनसे कोई अप्रिय सवाल नहीं करता था। अचानक कोई मान लीजिए कर ही दिया, किसी का कीड़ा कुल बुलाई गया, तो सीधे पूछते थे किस अखबार से हो, किस चैनल से हो, और उसकी सिटी पिटी गुम हो जाती थी। वो दफ्तर बाद में पहुंचता था, नौकरी उसकी पहले चली जाती थी। ये स्थिति थी मुलायम सिंह की, यही स्थिति मायावती की थी। मायावती तो खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस अब सवाल लेती नहीं, तो, तो लिखित पढ़ के निकल जाती है, लेकिन पहले मायावती भी सवाल लेती थी, ऐसा नहीं है।
और एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही की और उसमें एक रिपोर्टर थे, अंग्रेजी में उन्होंने हिंदू में शुरू किया, हिंदू के रिपोर्टर थे हिंदू में, और वो अंग्रेजी में धाए 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 सवाल ठोकने लगे। मायावती उठ के खड़ी हुई, समझ ही नहीं पाई उनका सवाल क्या है, और उठ के खड़ी हो गई, चली गई। उसके बाद से मुझे याद है किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल नहीं देना उसने बंद कर दिया। लिखित पढ़ती हो, पहले लिखित नहीं था। मायावती की बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिखी यात्राएं की है, लेकिन मायावती के पास पहले लिखित नहीं था। मायावती से एक बार मैंने पूछा था, जब वो गांधी को कहती थी कि अगर हम हरिजन की हरि की औलाद है तो शैतान की औलाद, तो मैंने पूछा था ये कहते हुए आपको कभी हिच नहीं हुई? उन्होंने कहा क्यों हिच होगी, हमने कहा गांधी पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं और आप इस तरह से उनको शैतान की औलाद बताती हैं। मायावती ने कहा कि नहीं, आपको मालूम नहीं, जमीन पे नहीं रहते आप। हमने कहा क्या हुआ? तो कह रहे जब से गांधी को शैतान की औलाद कहा मैंने, तब से हमारी थैलियां बढ़ गई है चंदे की। पहले सैकड़ों में आती थी, हजारों में आती थी, अब लाखों में आने लगी। हमारी लोकप्रियता बढ़ गई, आपको मालूम नहीं है। हमें सचमुच तब नहीं मालूम था। तो सोचिए, ऐसे लोग अपनी पॉलिटिक्स की पावर बढ़ाते हैं। तो मुलायम सिंह ने भी, मतलब मुलायम सिंह प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, लोग गलत होता है ना कि गांधी कहते थे कि साधन साध्य ही नहीं, साधन भी अगर नहीं होंगे तो फिर आपका साध्य भी सही नहीं होगा। तो मुलायम सिंह ने साध्य सही नहीं, अमर सिंह को पकड़ लिया, अंबानी को पकड़ लिया, गरीब गुरुओं को पकड़ना था ना, गरीब गुरुओं के नेता थे। मुलायम सिंह ने शुरू शुरू में बहुत सारे लोक लुभावन कार्यक्रम चलाए, बहुत सारे। धीरे धीरे जो अमर सिंह आए तो फिर उद्योगपतियों के चक्कर पड़ गए, उनको कहाँ से जमीन दे दें, उनको कहाँ से क्या मदद दे दें। उद्योग बंधु बनाया था मुलायम सिंह यादव ने, और दोनों अंबानी बंधुओं को इसमें सदस्य बनाया था, सहारा को, सुब्रत राय को बनाया था, और भी कुछ पूंजीपतियों को। उद्योग बंधु, हालांकि उद्योग बंधु कभी जमीन पर आया नहीं। तो इस तरह के काम करते थे वो कि सब उद्योगपतियों के पक्ष में जाते थे, गरीबों के पक्ष में नहीं जाते थे। जैसे पहला काम एक बार मुझे याद है, ऐसा गरीबों के पक्ष में काम किया कि जो स्त्री जिम्मेदार, मतलब जो स्वच्छकार है, सड़कों पर सफाई करती हैं, झाड़ू मारती हैं, तो कहते थे 8 बजे के बाद जो स्त्रियां हैं उनको आए। 8 बजे बाद तो सड़क भरने लगती है शहरों में, लोग जाने आने लगते हैं, सफाई कैसे हो सकती है? तो एक दिखने में लोक लुभावन फैसला था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर स्त्री स्वच्छकार है, सफाई झाड़ू मारना हमको, और 8 बजे के बाद आएंगे तो सड़क पे झाड़ू लगेगा कहाँ से? दिखने में तो अच्छा लगा, क्या ठीक है। इसी तरह उन्होंने और भी कई काम। मुलायम सिंह ने एक और बड़ी बात की थी जो जिसको नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया, शौचालय की बात की घरों में। और सोनिया गांधी ने एक बार कहा कि शौचालय क्या होता है, तो मुलायम सिंह ने कहा था शौचालय का आपको गांव की औरतों के बारे में मालूम नहीं कि शौचालय न होने से उनको कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। इस तरह की बात मुलायम सिंह यादव करते थे। और सोचे नरेंद्र मोदी भी गरीब परिवार से आते हैं, उनको शौचालय की स्थिति गाँव में मालूम थी, इसलिए शौचालय पर बहुत जोर दिया। मुझे याद है 2014 के अपने चुनावी भाषणों में नरेंद्र मोदी यहाँ तक कहते थे देवालय से पहले शौचालय, यहाँ तक कहते थे। लोगों ने बुरा माना था इस बात का, लेकिन हम लोग भी चूंकि किसान परिवार से आते हैं, गांव से आते हैं, तो हम जानते हैं कि शौचालय की कितनी जरूरत थी गांव में, और स्त्रियों को कितनी मतलब मुश्किलें सहनी पड़ती थी। हमें अपनी अम्मा उम्मा याद आती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मुलायम सिंह ने शुरू में तो जमीनी बात करनी शुरू की, इसी को धरती पुत्र भी कहा गया। अलग बात वो उनको पहलवान से जोड़ के धरती पुत्र कहा गया। लेकिन वही है कि सत्ता में आने के बाद आदमी की प्राथमिकताएं बदलती हैं, आपके पास संसाधन जब आ जाते हैं तब आपकी प्राथमिकताएं बदलती हैं। मुलायम सिंह यादव के साथ यही हुआ, और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक। उसको अफीम की तरह उन्होंने चाटना शुरू किया और उसी में खत्म हो गए। मुलायम सिंह यादव अगर यादववाद और मुस्लिमवाद न चलाते तो मुलायम सिंह एक बड़े नेता कहे जाते। मुस्लिम परस्ती ने और यादववाद ने मुलायम सिंह के कद को कुतर कर रख दिया। मुलायम सिंह यादव जो होने चाहिए थे नहीं हो पाए। सर, सपा का जो पतन हुआ, सपा का जो ह्रास हुआ, उसमें शिवपाल यादव से जो झगड़ा था उसका कितना बड़ा रोल आप मानते हैं? कोई रोल नहीं। शिवपाल यादव नेता नहीं है, आप फिर से जानिए। शिवपाल यादव कार्यकर्ता है, चाहे जहां रहेंगे, उनमें नेतृत्व क्षमता नहीं है। वो सिर्फ उनका रोल इटावा बेल्ट तक है, इटावा के 2-4 जिलों में बस। उसके आगे शिवपाल को कोई नहीं जानता, शिवपाल नहीं जानते किसी को। शिवपाल यादव की सबसे बड़ी कमजोरी है वो नेतृत्व क्षमता उनमें नहीं है, विजन नहीं है। सोचिए, जब कल्याण सिंह मुलायम सिंह से मिले थे और कुसुम राय को मिनिस्टर बनाया था मुलायम सिंह यादव ने, कैबिनेट मिनिस्टर सीधे बनाया था। शिवपाल यादव के पास पीडब्ल्यू मिनिस्ट्री थी, पीडब्ल्यू मिनिस्ट्री शिवपाल से ले ली
और लेकर के कुसुम राय को दे दी। इसी तरह शिवपाल से तमाम मिनिस्ट्रियां लेकर उन्होंने गायत्री प्रजापति को दे दी थी। शिवपाल एक बार, शिवपाल का भी, शिवपाल भ्रष्ट भी बहुत है, ये भी जान लीजिए। शिवपाल के पास नेतृत्व क्षमता तो नहीं है, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, इसलिए कुछ कह नहीं सकते हो, कुछ कर नहीं सकते हो। बस समाजवाद समाजवाद का पहाड़ा पड़ सकते हैं, कहीं से समाजवादी नहीं है, डरपोक है एक नंबर के। और तमाम नेता भ्रष्ट है, तमाम सारी चीजें। शिवपाल की सारे सबसे कमी ये थी कि वो फॉलोअर बन के रह गए, मुलायम के हनुमान बनकर रह गए। वो हनुमान के पास बड़ी दृष्टि थी, बड़ा बल था, सब कुछ था, हनुमान के पास दृष्टि भी थी। वो जानते थे अगर संजीवनी दया नहीं है और नहीं संजीवनी पहचान पा रहे तो पूरी पर्वत पूरा उठा ला सकते थे। रावण उठा ले गया, राम लक्ष्मण को अपहरण करके उठा ला सकते थे, वो समुद्र पार करके जा सकते थे। उनको काम बताना पड़ता था, उनकी शक्ति याद दिलानी पड़ती थी। शिवपाल को शक्ति याद भी दिला दीजिए तो क्या कर लेंगे, उनमें नेतृत्व क्षमता नहीं थी। कितने लोग जानते हैं कि राम ने जाने के बाद, अपने शासन के बाद, हनुमान को राजा बनाया था अयोध्या का? कितने लोग जानते? नहीं जानते लोग। हनुमान फिर अयोध्या को संभाल नहीं पाया था, हनुमान उसके बाद अयोध्या उजड़ गई थी, ये भी कितने लोग जानते हैं। हनुमान बलशाली थे, सब कुछ थे, वो भी फॉलोअर थे। जैसे एक समय चरण सिंह के राजनारायण को कहा जाता था कि चरण सिंह के हनुमान है राजनारायण। तो अगर मुलायम सिंह यादव मुस्लिम परस्ती न की हो तो यादववाद न चलाए होते, लेकिन यही उनकी ताकत थी, करते भी तो क्या करते। मतलब वोट बैंक की उनकी ताकत ये हमारी, घुमा फिरा कि इतना सब लोग उनको मुल्ला मुलायम कहने लगे, तो वो ठीक नहीं था। देखिए राजनीति में अगर आपको अपना कद बढ़ाना है, राजनीति में नहीं, परिवार में भी, समाज में भी, अगर घर परिवार से आप आगे नहीं निकलेंगे, अपनी जाति के चौहदी से बाहर नहीं निकलेंगे। नरेंद्र मोदी देखिए ओबीसी हैं, ओबीसी को प्राथमिकता पर रखते भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्राथमिकता पर उनके देश रहता है, मनुष्यता रहती है। सारे फैसलों में उनके मनुष्यता दिखती है, सारे राजनीतिक फैसलों में भी ओबीसी उनके सिर पर भी चढ़ा रहता है। लेकिन वो दाल में नमक है, नमक में दाल नहीं है। मुलायम सिंह नमक में दाल करते थे कि सारी यादव पोस्ट, सारी प्राइज पोस्टिंग पर यादव, सारे ठेकेदार यादव या मुसलमान। यही ताकत उनकी कमजोरी बन गया। मुलायम सिंह समय रहते इस बात को समझ नहीं पाए, और उसके बाद में फिर घेरे में, उस घेरे में जब ये होता है ना कि आपने एक चौहद्दी बना ली, एक लक्ष्मण रेखा खींच ली, हमारी यही है, तो एक आप अभ्यस्त हो जाते हैं कि यही है। जैसे मैं हूँ, रात में देर तक जगता हूँ, सुबह देर तक सोता हूँ, रात में जल्दी सो भी जाऊँ तो भी सुबह देर तक सोऊंगा, लेकिन कोई काम पड़ेगा तो उठ भी जाऊंगा, ऐसा थोड़ा है। मैंने सुबह 6 बजे की फ्लाइट भी पकड़ी है, 7 बजे की फ्लाइट भी पकड़ी है, तो 6 बजे 7 बजे की फ्लाइट पकड़ने का मतलब हुआ था आप 4 बजे घर छोड़ दीजिए, तब तो आप जाएंगे। तो ऐसा नहीं सोता रहूंगा। एक आध बार मेरे साथ ये भी हुआ कि ट्रेन में मैं सोता रहूंगा, ट्रेन आगे निकल गई, तो मैं क्या कर लूँ उसके लिए, तो अलर्ट रहना पड़ता है। तो लेकिन हमेशा के लिए नहीं होता ना, ये कभी कभी होता है। कई बार ट्रेन छूट जाती है, कई बार फ्लाइट छूट जाती है, मेरे साथ हुआ ऐसा कई बार। अब ट्रैफिक जाम मिल गया ज्यादा तो हम क्या कर लेंगे, फ्लाइट तो छूट ही जाएगी, ट्रेन तो छूट ही जाएगी। तो लेकिन उसके लिए आपको पहले से प्लान करना पड़ता है, आपको जानना होता है कि कहाँ ट्रैफिक है, कहाँ नहीं है, किस रास्ते कैसे जाना है। अगर नहीं जानेंगे तो फिर अच्छा, जैसे मैं मानता हूँ कि दिसंबर जनवरी में जनरली फ्लाइट यात्राएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फाग वाग का चक्कर शुरू हो जाता है, फ्लाइटें कैंसिल हो जाती है, ट्रेनें लेट हो जाती है। अभी मैं 2-3 दिन पहले दिल्ली गया था, 6 बजे ट्रेन पहुंची, 10 बजे पहुंची, 11 बजे से कार्यक्रम था, क्या करूँ मैं, 1 बजे पहुंचा कार्यक्रम में, 10 बजे ट्रेन पहुंची और फिर रास्ते में जाम मिल गया, तो मैं 11 बजे घर पहुंचा, घर नहा धो के निकलते फिर 12 बजे, फिर 1 बजे कार्यक्रम में पहुंचा। बार बार आयोजकों का फोन आ रहा था, हमें ही अध्यक्षता करनी थी, तो हमने कहा भाई आप लोग कार्यक्रम शुरू करिए, हमारी कुर्सी छोड़ दीजिए, मैं आ रहा हूँ, बिना नहाए धोए मैं निकल नहीं सकता। तो होता है कई बार, आप नहीं जानते हैं चीज़ों को। अच्छा, राजनीति तो एक ऐसी चीज, हमारे एक मित्र थे, विधायक थे, अभी जीवित, विधायक नहीं है। उन दिनों बार बार विधानसभा बहुत जल्दी भंग हो जाती थी, सरकार गिर जाती थी, विधानसभा भंग हो जाती थी, तो परेशान हो जाते थे। तो हमने कहा चुनाव लड़ने से डर रहा है, एक बार विधानसभा भंग हुई, अचानक मैं उनके घर पहुंचा, तो बिल्कुल घबराए, नर्वस से थे। हमने कहा क्या हुआ, चुनाव लड़ने डर रहा है क्या? बोले नहीं नहीं, मैं चुनाव से नहीं डरता हूँ। हमने कहा फिर? उनका जिस दिन गिनती होती है ना उस दिन डरता हूँ। उनका चुनाव तो मैं रोज लड़ रहा हूँ, जब चुनाव की गिनती होती है
और जब कभी 100 वोट से पीछे हो जाते हैं, 50 वोट से पीछे हो जाते हैं और 1000 वोट से आगे, क्या 1000 वोट से आगे हो जाते हैं तो कोई नहीं पूछता है। और जहाँ 150 वोट पीछे हुए, सारी जनता उठ के यहाँ से वहाँ चली जाती है भाग जाती है। तब डर लगता है कि अरे हारे क्या, अरे हारे क्या। हालांकि हर बार जीत जाते, तो बाद में टिकट टुकट उनको नहीं मिला तो चुनाव हार गए, अरे विधायक नहीं रहे। हर बार जीत जाते, लेकिन कहते तो उस वक्त लगता था जैसे हार्ट अटैक हो जाएगा। जो 150 वोट से पिछड़े, पब्लिक यहाँ से वहाँ निकल गई और कार्यकर्ता आप नहीं, भाग जाते थे। तो कहते थे उस वक्त लगता था हार्ट अटैक हो जाएगा, हार गए चुनाव। तो होता है ये भी, चुनाव लड़ना तो आप रोज लड़िए, वोट का जो ग्राफ गिरता उतरता है ना, उसमें लोग परेशान हो जाते हैं। मुझे याद है 84 के चुनाव में लोकसभा के, कांग्रेस ने सारी सीटें जीत ली थी, यूपी से सिर्फ 2 सीटें रह गई थी। उसमें से एक सीट चौधरी चरण सिंह की थी। दूरदर्शन का जमाना था, चौधरी चरण सिंह से इंटरव्यू किया जा रहा था, रात 12-1 बज गए थे। तो चौधरी साहब बहुत मतलब दुखी थे और कह रहे थे कि अच्छा होता कि मैं भी हार गया होता, जीत के अब लोकसभा में जाके करूंगा क्या मैं, ऐसे बोल रहे थे। अलग बात है, चौधरी चरण सिंह को हराना बहुत कठिन काम था। मैं गया हूं कि क्षेत्र बागपत कई बार गए, बार तो 2 बार बल्कि चौधरी चरण सिंह के साथ ही गया हूँ। वो जो साइकिल से भागने वाला किस्सा है ना मुलायम सिंह के, वो चौधरी चरण सिंह ने ही मुझे बताया था एक यात्रा में। हम लोग जा रहे थे, रास्ते में बात हुई मुलायम सिंह की हिस्ट्री सीट की, तो उन्होंने बताया कह रहे अब क्या करें उसको, तो इनकाउंटर करना चाहता था बीपी सिंह, और तब सारा किस्सा उन्होंने बताया कैसे ऐसे था। तो चौधरी चरण सिंह की स्थिति बागपत में स्थिति ये थी, तब वो मेरठ जिला होता था, तो बागपत जिला हो गया, कि सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में चौधरी चरण सिंह जीतते थे, 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हार जाते थे। सोचिए 5 विधानसभा मिला के एक लोकसभा क्षेत्र था उनका बागपत, एक छपरौली थी और एक बरनावा, ये दोनों जाट बहुल क्षेत्र थे। यही 2 जगह जीतते थे, बाकी 3 कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी गुजर बहुल थी। गुजर बहुल में वहाँ वोट ये हार जाते थे। जाट वहाँ भी थे लेकिन जाट बहुल नहीं था। छपरौली बरनावा में तो मैंने वहाँ गांव-गांव घूमा है बागपत के क्षेत्रों में, स्थिति ये थी कि सवर्ण भी वोट नहीं डाल पाते थे जाटों के सिवा। जाट आता था कि पूछता था कहाँ वोट पड़ेगा तेरा, तो बताते थे चौधरी को जाएगा। क्या तो तेरा वोट चौधरी को ही जाएगा, तू घर बैठ। ये स्थिति थी। बाद में इंदिरा गांधी ने वहां पीएससी लगानी शुरू की ताकि लोग वोट दे सके, तो 100% वोटिंग होती थी छपरौली बरनावा में और चौधरी चरण सिंह जी जाते थे। पीएससी लगी, हमने एक बार पूछा, वहां के एक ब्राह्मण थे, उनसे पूछा मैंने, किसान थे वो, हमने कहा भाई पीएससी लगी हुई है और फिर भी आप लोग नहीं वोट डालते हैं, किस बात का डर है? उनका सब पीएससी आज है 10 दिन रहेगी चली जाएगी, रहना तो हमको इसी काम में है। गाँव ने गाँव बोलते थे सब, कहते रहना इसी काम में है, पानी यही लेना है, खेत यही करना है, गन्ना यही बोना है, तो इनसे लड़के कौन जीतेगा? यहाँ रोज रोज का झगड़ा है। तो साहब चौधरी को वोट पड़ जाता है, हमसे क्या लेना था, वोट हम भी डालते चौधरी को, वही डाल देते। ये स्थिति थी। तो चौधरी चरण सिंह कभी हार सकते ही नहीं थे, किसी रीजन में नहीं। सोचिए 84 में इंदिरा गांधी का मतलब हत्या हुई थी और पूरी लहर थी, तो फिर भी चौधरी चरण सिंह जीते थे। तो सिर्फ इसलिए को एक तरफा वोट पड़ता था, बाकी को वोट डालने नहीं दिया जाता था। तो चौधरी चरण सिंह को तो जीतना ही था, ये सब जानते थे। एक बार मैं चौधरी चरण सिंह यहाँ बैठा हुआ था उनके ऑफिस में, उनके गांव के भी 4-6 लोग आए हुए थे। अचानक अच्छा बात उसी बीच 2-4 बार फोन आया और मैं तो इंटरव्यू करने गया था, तो 2-4 बार फोन आया, तो फिर ये हुआ वो हुआ, दुनिया में कर दिया। एक जाट वहां बैठा था, कहने लगा, उन्होंने उससे पूछा, उसके नाम लेके चौधरी चरण सिंह को लोगों के नाम याद रहते थे। उन्होंने कहा बोल चौधरी कैसे आना हुआ? तो बोला कुछ नहीं चौधरी, काम तो मेरे पास बहुत थे, लेकिन तू ऐसा कर चौधरी, तू करके मतलब चौधरी से कह रहा था, चौधरी तू ऐसा कर कि कुछ हमारा काम मत कर, एक टेलीफोन दे दे मुझे बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो चौधरी चरण सिंह हंसे, बोले टेलीफोन दे क्या करेगा? क्या करना क्या है, उठाऊंगा फोन, बोल दूंगा खेत में पानी दे दे, ये काम कर दे, वो काम कर दे, काम हो जाएगा। वो हंसे, बोले क्या कह चौधरी, तू फोन उठाता है, बोल देता है, काम हो जाता है, तो मैं भी यही करूंगा। तो चौधरी को लगता है तो जाट को कि फोन पे ऐसा ऑर्डर हो जाता है कि काम हो जाता है। तो सोचिए ऐसे ऐसे लोग भी चौधरी चरण मिलते रहते थे, उनके नाम से उनको जानते थे। तो चौधरी चरण सिंह जमीन के नेता थे और एक समय मुलायम सिंह भी थे। चौधरी चरण सिंह की स्थिति ये थी, मुख्यमंत्री रह चुके थे, एक यहाँ एमएलसी थे, अब तो वाइस चांसलर भी रहे लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और सी जी। तो वो बताते थे कि अब तो रहे नहीं, वाइस चांसलर भी थे, एमएलसी भी रहे, और चौधरी चरण सिंह के बड़े साथियों में से थे हरकृष्ण अवस्थी।
वो कहते थे, कई बार चौधरी चरण सिंह फोन करते थे कि भाई दिल्ली जाना है, कोई टिकट कटाएगा क्या, है कोई टिकट कटाने वाला। तो टिकट के पैसे चौधरी चरण सिंह के पास नहीं होते थे, और कहते थे कोई है टिकट कटा देगा। तो टिकट कोई कटाता था तो चौधरी चरण सिंह दिल्ली जाते थे। ये स्थिति थी। मुख्यमंत्री रहने के बाद 4 महीने से, अरे आज तो एक सभासद होता है, ग्राम प्रधान होता है, 2 दिन में राजा बन जाता है, स्कॉर्पियो से चलने लगता है। और चौधरी चरण सिंह कहते थे कोई टिकट कटा देगा क्या, पूछिए जरा किसी से। और ये सही बात थी। हाँ ठीक है, चौधरी चरण सिंह के साथ भी एक समस्या थी कि वो थोड़ा पिछड़ा वाला रोग था उनके। अलग बात में मैंने बागपत में जाटों को देखा है, पिछड़े नहीं है, बहुत समृद्ध किसान है। जिसके घर पे ट्रैक्टर 4 लगे हों, एक ट्रैक्टर नहीं 4 ट्रैक्टर लगे हों, पिछड़ा कैसे हो सकता है, हमें बताइए ना। हमने एक बार एक IAS अफसर से बार बार कहने लगे दलित दलित, हमने कहा आप IAS अफसर हैं, दलित है पहले ही तय कर लीजिए। तो कहने लगे दोनों हूँ, हमने कहा दोनों नहीं हो सकते आप। अगर IAS अफसर हो गए तो क्रीमी लेयर से आप बाहर हो गए, अब आप दलित नहीं है। वो मानने को तैयार नहीं था। हमने कहा भाई IAS अफसर होके भी अगर आप दलित हैं, समृद्धि आपके पास आ गई है, सब कुछ आ गई है, आपके बच्चे सब अच्छी अच्छी जगह सेटल हो रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, तो काहे के दलित है भाई। लेकिन अब वो राजनीति की दुकान है, दलित, पिछड़ा, OBC और मुस्लिम। जी सर, ये सेकंड सेशन भी हमारा 1 घंटे 1 मिनट का हो गया। तो आज हमने चर्चा की है सर मुलायम सिंह केंद्रित। सर अगले एपिसोड में, जो कि आज नहीं कल शूट करेंगे, अब बड़ी लंबी वार्ताएं हो तो गई। आजम खां कहा गया, आजम खां भी खत्म। आजम खान पे कल चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, कल शाम को मत करिएगा, कल शाम को एक कार्यक्रम में जाना है। जी, कल सुबह ही कर लेंगे। हाँ, और अब चर्चा करेंगे सर कल एक और, कि अब आप समाजवादी पार्टी का क्या भविष्य देखते हैं। ये मैं कल आपसे सवाल पूछूंगा कि वर्तमान परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है। अब अगर लोकसभा का सवाल पूछेंगे तो मैं कहूंगा बहुत 0 है। चलिए जनरल डिस्कशन करेंगे। तो सर आज के लिए इतना ही। लोकसभा चुनाव में देखिए, अभी अब तो आपका रिकॉर्डिंग खत्म हो गया ना। हाँ नहीं, अभी चल रही है, अभी रिकॉर्डिंग है। चलिए पहले मैं खत्म कर लेता हूं, फिर बात करते हैं। तो दर्शकों, ये थे दयानंद सर, कल इनसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।